नमस्कार दोस्तों, एक नई लर्निंग के साथ हाजिर हूँ और आज की इस स्टॉक लर्निंग में हम किसी नए स्टॉक की चर्चा बिल्कुल ही नहीं करेंगे। एक रिविजन पार्ट करेंगे केसी इंडस्ट्रीज को लेकर। आखिर इस कंपनी जो कंपनी कहती है जो स्विचेस और कैम स्विच बनाती है कंपनी, जहाँ पे इनके पास स्विच के अलावा वाकई काफ़ी सारी इलेक्ट्रिकल प्रोडक्टिविटी की बात उन्होंने कहती है, जहाँ पे इनके पास स्विचेस की बात काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होती है और इसके अलावा जो कि ब्रांड्स कंट्रोल वाले स्विचेस है तो उस पे भी इनका कारोबार रहा। आखिर इनमें सवाल पता है क्या है? सवाल हुई जो कि 1 साल के दौरान की बात करूँ, अभी चार्ट का रिसेंटली की बात करूँ, तो एक हायर जिसको कहते हैं ना पीक पे पहुँचना, पीक के पास 50% के बाद डिस्काउंट हो जाना। ये टेक्निक्स क्या हुआ और यहाँ पे ट्रेंड क्या कहता है और ट्रेंड के दौरान काफ़ी सारे लोगों को नुकसान का भी पात्र बना होगा। मैं ये नहीं कहता हूँ कितना नुकसान हुआ नहीं हुआ, लेकिन नुकसान बना होगा, पक्का होगा, क्योंकि मार्केट लगातार चल रही थी और ट्रेंडिंग में जैसे ही गिरावट आई लोग समझ में नहीं आया होगा तो आखिर यहाँ पे हुआ क्या। और गिरती गिरती 50% से ज़्यादा गिरावट दर्ज हुई। कहाँ से? हायर प्राइस से। जबकि कंपनी में हमने इससे पहले भी 1-2 बार स्टडी किया था डीपली। जब हमने एक बार पहले स्टडी किया तो शायद अगस्त का पीरियड था, जब मार्केट लगातार इनकी चल रही थी ट्रेंडिंग वेव में। अब उसके बाद मार्केट एक लगातार गिरती नज़र आई है। उसका क्या हिसाब-किताब है, उस पे भी ज़रा फ़ोकस करेंगे। जहाँ कंपनी का कुछ कारोबार को डैमेज करती है या कंपनी का जो फंडामेंटलीज़ कारोबार, ख़ासकर कारोबार की बात करूँ, क्या उसको डैमेज कर रही है या स्टॉक की रिएक्शन से ऐसा कहती है? चलिए ज़रा जानने के प्रयास करते हैं, तो क्या हुआ? अभी रिसेंटली की बात करूँ तो कंपनी शायद अपने लगता है कि कुछ स्प्लिट शेयर वगैरह का किया था, जिसकी वज़ह से मार्केट में प्राइसेज़ को लेकर उसके एडजस्टेड हुआ होगा, मैं इसकी ज़रा चर्चा कर लूँ। तो कंपनी फ़िलहाल 24 की बात करूँ तो कंपनी बोनस दिया था। कब दिया था? 5-7 में। इसके अलावा कंपनी ने अपने स्टॉक को स्प्लिट किया था, कोई बात नहीं चलेगा। स्पेशल डिविडेंड दिया था कंपनी ने अपने निवेशकों को लेकर के और फाइनल डिविडेंड भी दिया था। मतलब ₹100 का तो डिविडेंड भी कंपनी दिया, इसी साल की बात है। इसके अलावा 1 के बदले 4 शेयर भी दिया। इसके बदला कंपनी ने क्या किया? इसके बदला कंपनी ने 1 के बदले 10 शेयर दिया। मतलब यहाँ पे 1 के बदले 10 शेयर देता है, फिर 1 के बदले 4 शेयर देता है। कहाँ पे? बोनस के। चलिए इन सभी कड़ी दर कड़ी को समझेंगे और फिलहाल की रिएक्शन को जरा समझते हैं क्या कहना। और यहाँ पे कुछ बल्क डील भी देखने को मिला होगा। जो वॉल्यूम तो काफ़ी तेज़ी से वायरल होती नज़र आई। मार्केट कैप काफ़ी छोटा-सा है कंपनी का, 760 करोड़ की बात कहती है। अब इसमें इंटरेस्ट बुक वैल्यू कहता है 82 रुपए का, इंटरेस्टिंग वैल्यू है 292 का। काफ़ी बेटर है फ्रॉम द बुक वैल्यू। करंट प्राइस जो है वो करीब 23-2400 के आसपास के आंकड़ा, जो कि हायर टू हायर जो है करीब 4900 के आसपास टच किया था। वहाँ से 50% से ज़्यादा की डिस्काउंट पे आज मिलता नज़र आ रहा है। आखिर खरीद कौन रहा है? इसका भी ध्यान देखेंगे। डिविडेंड की ट्रैक रिकॉर्ड भी ठीक-ठाक है। आरओई, आरओसी भी ठीक-ठाक की बात करें 23% से ले 20% है। कंपैरिजन टू द इंडस्ट्रियल के पी से काफ़ी ज़्यादा क्या कहती है कंपनी का जो स्टॉक है आज भी ओवर वेटेज है। अब आखिर इसकी वेटेज के क्या क्या कारण है? क्या इनकी क्वालिटीज़ काफ़ी बेटर है या ये काफ़ी सस्ते और प्रमोट तो नहीं किया जा रहा है? इसके अलावा देखें तो डेट टू इक्विटी 0.15 का आंकड़ा दिखाती है और करंट रेशियो का जो मात्रा है काफ़ी ज़्यादा है। क्योंकि कुछ परत को यदि आप खोलते हैं तो कुछ पेजों में ऐसा डेटा निकल के आ जाए तो आपको कुछ डाउटफुल दिखा है और डॉट दिखाए दे तो उसमें क्या करना ज़रूरी है, उसके लिए एक रिकन्सिलिएशन की जानना ज़रूरी है। जो कंपनी 1942 में बनी थी, काफ़ी पुरानी कंपनी है, जो कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रियल्स इलेक्ट्रिकल स्विचेज की कामकाज मैकेनिकल का जो कि इनके काउंटर्स हैं, इलेक्ट्रिकल्स कंपोनेंट्स का कारोबार करती थी। इसमें इनका कारोबार फैलता नज़र आया था। तो मार्केट हो या बिज़नेस हो या पर्सनल लाइफ़ हो, रिस्क हमेशा इन्वॉल्व है। तो रिस्क के पीछे सबसे पहले क्या देखते हैं हम लोग? परफॉर्मेंस को देखते हैं। इसको कहते हैं रिकन्सिलिएशन। दूसरी परत को कहते हैं रिवार्ड। जो कि हमने देखा कि कंपनी
जो मैनेजमेंट था वो बोनस भी देती है, स्प्लिट भी किया था, फिर उसको आपको डिविडेंड भी दिया था। तो उसको कहते हैं रिवार्ड। तीसरा पॉइंट आती है रिस्क टू रिटर्न। इन सभी परत दर परत को खोलने के बाद, रिस्क लेने के बाद, ये कितना जनरेट करके देती है फ्रॉम द मार्केट डिमांड सप्लाई लेकर। जहाँ पे मार्केट में शेयर केवल और केवल 32 लाख ही कंपनी के पास है। भले स्टॉक की प्राइस कितना भी चला जाए, मार्केट कैप तो कब छोटा छोटा होगा। अब आइए इसको जरा रियलिटी पार्ट पॉइंट ऑफ व्यू से भी समझेंगे क्या कहती है सितंबर तक की। जब क्वार्टरली रिजल्ट अपडेट आया था रिसेंटली, उसमें बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी। क्या नहीं थी? बहुत बड़ी गिरावट नहीं थी। मार्केट में क्या कर रही थी? लगातार सस्टेन कर रही थी। ईयरली ग्रोथ की तरफ देखें तो लगातार बढ़ती नजर आती है। इसमें कोई क्या थी? कोई गिरावट दर्ज नहीं की। इसी चीज को नंबर में भी चर्चा करें तो कंपनी का नंबर बेस्ड जो डेटा है, वो पिछले पीरियड से करीब देखा गया कि 13 करोड़ के आसपास टर्नओवर क्रिएट करती है पूरे के पूरे क्वार्टर में। और 13 करोड़ में करीब 1.5 करोड़ के आसपास प्रॉफिट भी बुक कर, जो कि पहले भी उतना बुक किया था। और सितंबर में 1 करोड़ से कह सकते हैं कि 54% 50% के आसपास की यहाँ पे इंक्रीज करती नजर आई है। 54% की बात करूँ। अब इसके अलावा कि कुछ और परत दर परत को देखें तो ईयरली डेटा और 12 महीने का डेटा इसके बारे में कहती है कि करीब 51 करोड़ की टर्नओवर रही, जबकि 51 करोड़ में 5 करोड़ से ज़्यादा प्रॉफिट कंपनी बनाती है। ऑपरेशनल ऑपरेशनल जो प्रॉफिट है वो काफ़ी बेटर रहा, 15-16% के आसपास की बात करती है, जो कि पहले कई बार डिक्लाइन और कई बार तो न्यूट्रल के आसपास रही थी। तो वहाँ पे 15% सस्टेन, और लास्ट कुछ सालों के डेटा को देखेंगे तो बेटर रिवार्ड की बात कर। इसके अलावा यदि रिस्क फैक्टर को देखें तो रिस्क फैक्टर में एक चीज पे आके के थोड़ा सा डैमेज होता है कि यार 4 महीने की रिस्क फैक्टर को रखा। ठीक है, 4 महीने की रिस्क फैक्टर है तो, लेकिन बैलेंस शीट की पोजीशन क्या कहती है? तो पोजीशन कहती है कि इनका कर्ज धीरे धीरे कम कर रही है। फंडामेंटली जो यहाँ पे डेटा कहती है वो उनकी बात कर रहा हूँ। फंड को क्या कर रही है? लोन को कम कर रही है। जबकि फिक्स एसेट्स इनके पास 10 का 10 पड़े हुए थे, में कोई कमी नहीं आई। इसके अलावा जो अदर पार्ट को देखें, अदर एसेट्स में कंपनी के पास जो पोजीशंस रहा वो कैश कुछ पड़ा था 8 करोड़ के आसपास। ट्रेड रिसीवेबल भी उधार ही पड़ा था करीब 15-16 करोड़। इस 16 करोड़ के उधार की पोजीशन को देखें तो इसमें ये समझ में आती है, तो दोनों क्वार्टर को मिला दिया जाए तो होता है 25 करोड़। 25 करोड़ में होता है 26 करोड़, मान लेते हैं 26 करोड़। और यहाँ पे पोजीशन कितना था उनका? 25 करोड़। यही बात कह रही है ना। यदि आप इनको जरा देखते हैं तो कितना? 15 करोड़। तो इसके अकॉर्डिंग 26 करोड़ पहला नंबर, दूसरा नंबर 15 करोड़, और तीसरा नंबर की बात करूं तो ये दोनों निकल के आ जाती है करीब करीब 3 करोड़ का। मतलब इसके अकॉर्डिंग इसमें कितना परसेंट का रिस्क है? 400% एक्स्ट्रा रिस्क की बात कर रही है। टोटल 500% की हो जाती है। और ये भी रिस्क फैक्टर, इसके अकॉर्डिंग नेट प्रॉफिट की पार्ट तो काफी कम रहा, न्यूनतम मात्रा की बात करें तो। ओवरऑल यदि हम इन परत को खोलें तो समझ में आती है कि यहाँ पे फंडामेंटली वरी बहुत वीकनेस की बात नहीं कर रही है। इसकी बात नहीं कर रही है, वीकनेस की बात नहीं कर रही है। लेकिन यदि आप क्वार्टरली रिजल्ट की उसको बैलेंस शीट को भी देखते हैं आंकड़ा करके, तो उसमें ये समझ में आती है कि इनकी जो एसेट्स की पार्ट थी और लायबिलिटी की पार्ट थी, उसमें स्ट्रॉन्ग की बात कर रही है कि 14% आपने एसेट्स तो जनरेट किया, लेकिन लायबिलिटी आपकी नहीं बढ़ी। ये इनके लिए अच्छी बात थी। एनुअली डेटा भी इनके लिए क्या कहती है? इनको सपोर्ट देती है, लेकिन एक वीकनेस के साथ सपोर्ट देती है कि 15% आपने तो बढ़ाई लायबिलिटी, तब जाके आपने 20% की वृद्धि दर्ज कर। लेकिन यदि वही चीज को कुछ सालों के डेटा को बेसिस पे मानते हुए चले, परफॉर्मेंस लेवल को देखें तो ये कहते हैं कि यहाँ पे चल तो रही थी, लेकिन लास्ट 12 महीने में थोड़ा सा पीटा हुआ।
प्रॉफ़िट लगातार चल रही थी लेकिन 12 महीने में पिटा हुआ नज़र आया था। लेकिन स्टॉक प्राइस सीजीआर में कोई ऐसे हिचकिचाहट नहीं थी। वो एक रफ़्तार से भाग रही थी क्योंकि इनको रिटर्न ऑन इक्विटी क्या कर रही थी? बैकअप देने के लिए तैयार रॉकेट बनाने के लिए तैयार बैठी। तो रॉकेट इनको ये भी बना रही है, ये भी बना रही है। लेकिन इनका पोज़ीशन थोड़ा-सा कम की बात करती है, कुछ पोज़ीशन की अलग अलग से बात कर अब मार्केट में कई दिनों से गिरावट दर्ज कर निवेशकों का इंटरेस्ट की बात करें, एफआईडी है तो डायरेक्टली बिल्कुल ही नहीं है। लेकिन यदि आप इनकी उनको आप को आंकड़ा देखें आप इसको पब्लिक में, तो अनमोल सक्रीज नाम से एक कंपनी जिसके पास 1% होल्डिंग ओवरऑल कंपनी में बहुत ज़्यादा निवेशक नहीं थे। निवेशक कितने थे? करीब 8,500 के आस 8,500 लोग मिल करके देखिए 8,500 लोग मिल करके मैं 9,000 मान लेता हूँ। 9,000 लोग मिल करके इस कंपनी को 760 करोड़ की बात करती है जिसमें से 75% की होल्डिंग तो इनकी खुद की है। रेस्ट 25% की होल्डिंग में 8,000 लोग हैं। उसमें कितनी शेयर बटी होगी वो देख लीजिए 32 लाख की शेयर है। अब इनमें उन परत को देखिए जहाँ पे पीएस में कहते हैं कि सीमेंस, एबीपी और सीजी पावर जैसी कंपनी शामिल है। जबकि इन सभी कंपनियों की लिस्ट में इनका भी नाम जो है उसमें लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी भर के पड़ा हुआ है। तो 34x की भीड़ कहती मतलब डिमांड लगातार है, डिमांडेबल कहती है। इसके बेसिस पे इनकी वर्किंग के बेसिस लेकिन जब यहाँ पे लंबी गिरावट हुई तो यहाँ पे क्या आशंका चल रही है और कौन से ऐसे गोल्डन रूल को अप्लाई करना चाहिए जिससे कि हमेशा के लिए यदि आप डिसीजन लेते हैं पोर्टफोलियोज को लेकर के तो शायद बेटर रिजल्ट भी आ सकती है, बेटर रिटर्न भी मिलती है। जहाँ तक ये देखा गया कि स्टैंड लोन डेटा में ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन में गिरावट दर्ज करती थी और सेंसेक्स से कंपेयरिंग टू द स्टॉक काफ़ी गुना बढ़ चुका था, आज भी बढ़ा हुआ प्राइस ही निकल के आया है। तो एक नज़र हम डालते हैं पिछले 1 महीने की डेटा। 1 महीने में 50% से ज़्यादा गिरावट है, रुकने का नाम नहीं है। लेकिन कौन से गोल्डन रूल को देखना चाहिए? मैं ये नहीं कहता हूँ कहाँ पे लिया, अपनी रिस्क फैक्टर हमेशा देखना चाहिए कि मार्केट है तो रिस्क है, कभी भी चल सकता है, कभी भी गिर सकता है। यहाँ पे देखा गया न्यूट्रल मानते हैं, जब भी बॉटम में जाए तो रिस्क मानते हैं, जब प्रॉफिट दिखे तो उसको बुक करना चाहिए। इसमें खुद की एक्सपेक्टेशन क्या है, आप कितने परसेंट चाहते हैं, 10%, 20%, और रिस्क फैक्टर कितना चाहते हैं, कितने परसेंट रिस्क लगने लेने के बाद आप कितनी परसेंट रिटर्न बनाना चाहते हैं। इसलिए तो मार्केट कहलाती है रिस्क है। उसमें टर्म एक पीरियड को आपको देखना पड़ेगा, एनालिसिस प्लस एक्सपेक्टेशन जिसको परसेंटेज का है। उसमें खुद की प्रिंसिपल होगी, खुद की डिसीजन होगी, खुद की मनी होगी और इनमें यदि आपने परसेंटेज को फिक्स किया शायद बेटर रिजल्ट। और एक चीज़ और बताऊं, जो रिस्क है नीचे के लिए बॉटम में उसको एशल के थ्रू ही क्या करना चाहिए, हटना चाहिए। नहीं तो दो चीज कहते हैं लोग, कहते हैं एवरेज करते रहना रहते हैं, एक हेज करते रहते हैं। भाई ये उतनी ज़्यादा नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ पे हम डैम नहीं बना सकते मार्केट को, क्योंकि हमारे एक आम निवेशकों के पास 5-10 शेयर खरीदने की कैपेसिटी नहीं है और हम डैम कहाँ से बनाएंगे। हकीकत बात ये है, इसको एवरेज तभी तक किया जा सकता जब पॉसिबल लगता है कि चलो 2-3% का अप डाउन है, उसमें किया जा सकता है, जिसको आप अदरवाइज जितना एवरेज करेंगे ना आपकी वैल्यू, आपकी कॉस्टिंग बढ़ती जाए, उस लेवल पे आएंगे नहीं। बाद में पता चलेगा ये तो हमारी हाथ से निकल गया। और एक पोर्टफोलियो से दूसरे पोर्टफोलियो में शिफ्ट करने में काफ़ी टाइम नहीं लगता। जबकि कंपनी के लेटेस्ट अपडेट की तरफ हम देखें मूव करके, तो ये 5 तारीख को लेटेस्ट अपडेट आया था कंपनी में और वो अपडेट क्या कहती है इसको लेकर के, क्या कहती है? कहती है जो डे इन्होंने न्यूज़ पेपर में ऐसा एप्लीकेशन डाला है शेयर होल्डिंग फाइनेंशियल एक्सप्रेशन को लेकर के, उन्होंने अपने रिजल्ट को लेकर के अपने अपडेट डिक्लेरेशन किया है, वही अपडेट उन्होंने दिया है। उसके अलावा कुछ ऐसा अपडेट तो नहीं, रीजनल डायरेक्टर की बात उन्होंने कहा था पहले।
और ऐसा कुछ अलग देखने को नज़र नहीं आई। मिलेंगे कुछ नए स्टडी के साथ, तब तक के लिए गोल्डन रूल को हमेशा ध्यान में रख कर के यदि काम करते हैं तो समझना चाहिए। लेकिन हमारे साइड से कोई भी ट्रेडिंग और एडवाइज़री की बात बिल्कुल ही शामिल नहीं है। ये आपको अच्छा लगा और लर्निंग पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आप वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अदरवाइज़, लिव इट एंड थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग हियर।